हेलो बच्चों, अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु पार्ट 2 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 1 के बारे में मैंने आपको बताया था सूक्ष्मजीवों के बारे में। सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार सहायक होते हैं, हमारे किस प्रकार हानिकारक होते हैं। तो मैं आपको सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार सहायक हैं उसका भाग 2 और 3 के बारे में बता रहा हूँ। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि बनाए जाते हैं। हम क्या करते हैं, मैदा लेते हैं, मैदे में क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो हमारा जो मैदा है उसमें क्या करती है, वो शोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देती है, जिससे क्या होता है, उसमें ईस्ट है, जो पेस्ट्री है, उससे आदि में केक बनाए जाते हैं। उससे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं। ये बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा क्या करता है, उसको जल्दी थोड़े से उसको तैयार कर देता है। दूसरा है हमारा सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग किस आधार पर किया जाता है, बड़े स्तर पर किण्वन द्वारा अल्कोहल, शराब व एसिटिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करना किसी माल की, जैसे शराब है, शराब का आजकल बहुत ज़्यादा वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। सबसे ज़्यादा कमाई सरकार को शराब से होती है। शराब, एसिटिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। शर्करा, ईस्ट पाउडर मिला देते हैं इसमें, शर्करा में जैसे हमने भाई शर्करा ली, हमने गन्ने की, चीनी के घोल की, तो उसमें क्या करते हैं, एक ईस्ट पाउडर मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल किसके अंदर मिलाई जाती है, शराब के अंदर मिलाई जाती है। लुई पास्चर ने सन 1857 में किण्वन की खोज की थी। लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने सन 1857 में किण्वन की खोज की थी। तीसरा भाग है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग किस प्रकार करते हैं हम, जैसे हमारी कोई औषधियाँ हैं, दवाई हैं, उनका हम प्रतिजैविक के रूप में काम में लेते हैं। जैसे दवाइयाँ, औषधियाँ बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। दवाइयाँ क्या करती हैं, जो सूक्ष्म जीव जो पैदा करते हैं हमारे शरीर में, उनको क्या कर देती हैं, वो नष्ट कर देती हैं, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, अथवा क्या करती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि। ये क्या होते हैं, प्रतिजैविक। इनसे दोबारा से जैसे हमारे को बीमार हो गए, हमको बुखार आ गया, तो डॉक्टर क्या करता है, हमको प्रतिजैविक देता है। प्रतिजैविक कहते हैं हम एंटीबायोटिक दवाई। आजकल क्या बोलते हैं, भाई एंटीबायोटिक दवाई दे दो। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो डॉक्टर क्या कहता है, हमको एंटीबायोटिक दवाई दे देता है, जिससे क्या होता है, हम 1-2 दिन में एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर है जो स्वस्थ हो जाता है। हेलो बच्चों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। वैक्सीन टीका होता क्या है, इससे हमारे शरीर को रोगकारक, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है। यदि हमारे शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उस रोग कारक के प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी हमेशा सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। सूक्ष्म जीव हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमको क्या कर देते हैं, वो बीमार कर देते हैं, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। और जो उसका निवारण के लिए क्या करते हैं, हम टीका वैक्सीन के द्वारा उस सूक्ष्म जीव को रोका जा सकता है। उदाहरण हैं वैक्सीन टीके के, जिनके द्वारा किन किन बीमारियों को
रोका जा सकता है। पोलियो, हैजा, क्षय, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन, टीके द्वारा रोका जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे भारत देश में क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन को ऐड करते हुए देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो को जो ऐड करते हैं उससे क्या होते हैं, उससे हमारे जो शरीर में जो बच्चों में पोलियो रोग होते हैं उनमें क्या होता है, पोलियो रोग में बच्चों की जो अस्थियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पोलियो रोग नहीं होता है। इसलिए पोलियो, हैजा, क्षय, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों का टीके के द्वारा रोका जा सकता है। मिट्टी की 5वां चरण है हमारा सूक्ष्म जीव की मित्रता का, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल मैंने आपको बताया है, नदी तालाबों में जो पानी होता है उनका हरा हरा सा जो पानी हो जाता है वो किसके कारण होता है, नीलहरित शैवाल के कारण, जिसको क्या कहते हैं हम, शैवाल बोलते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी मिट्टी में क्या होगी, उर्वरता बढ़ेगी, हमारे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता की कमी नहीं होगी। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया। हेलो बच्चों, हमारा छठा चरण है पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। कई बार क्या होते हैं, हमारे जो कई बार पशु हैं, पशु जो मर जाते हैं तो उनमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु वगैरह उनका उनमें अपघटन करके उनको निम्नीकरण यानी उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। वो कुछ दिनों बाद क्या होते हैं, पर्यावरण में मरने के बाद क्या होता है, पर्यावरण में दुर्गंध फैलाते हैं, बदबू हो जाती है, जिससे क्या होते हैं उन हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो बहुत दूषित हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के काम आते हैं सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, अभी हमने लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना था, अब हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे, हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, अब हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में हम जानेंगे। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य विषाक्तन करते हैं। खाद्य विषाक्तन का मतलब है जैसे हमारा कोई अचार है ज़्यादा दिनों के लिए रखा रह जाता था, वो उसमें क्या होते हैं विषाणु जीवाणु वगैरह उसको ख़राब हो जाता है, वो सड़कर। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा वर्षा के दिनों में हमारा जो ब्रेड का टुकड़ा है उस पर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद सी एक फफूंद आ जाती है, उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव लग जाता है, कवक लग जाता है। हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, उसको फफूंद बोलते हैं कि इसमें तो फफूंद लग गई, लेकिन वो फफूंद नहीं होता है, वो क्या होता है, कवक होता है। पहला है हानिकारक सूक्ष्म जीव, मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्यों में रोग कारक कौन सा सूक्ष्म जीव कहलाता है, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव द्वारा श्वास द्वारा, श्वसन के द्वारा हम जब सांस लेते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति से फैल जाता है। वो पेयजल के द्वारा, जब हम दूषित पानी पी लेते हैं तो उसके माध्यम से भी हमको मनुष्य में रोग हो जाता है। भोजन द्वारा, हम जब दूषित भोजन कर लेते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारे मनुष्यों में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं। भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है, जैसे किसी को खांसी है, बुखार है, तो उसको हम जैसे वो हमारे
मुंह पे अगर सीधा खांसेगा तो उसके जो हवा के माध्यम से क्या होता है, उसके जो वायरस होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो जो संक्रमित व्यक्ति है वो हमको भी दूषित बीमार कर देता है। हेलो बच्चों, संचरणीय रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जो एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संचरणीय रोग। यानी संक्रमित कोई व्यक्ति है, उससे स्वस्थ मनुष्य में उसके वायु के द्वारा जो उसमें रोग प्रवेश कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, संचरणीय रोग। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। एक संचरणीय रोग कौन कौन से होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं? कौन कौन से हैं वो? हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आदि। चिकन पॉक्स में क्या होता है, मनुष्य के शरीर के ऊपर दाने दाने, लाल लाल दाने दाने से हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये कैसी बीमारी है? ये सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाली बीमारी हैं। कुछ कीट एवं जंतु रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट, कीड़े मकोड़े हैं जैसे, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोग वाहक का कार्य करते हैं, यानी रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं वो? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया की रोकथाम के लिए उपयोग करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा जो एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य करता है। किसका वाहक है वो? मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को फैलाने का कार्य करता है। यानी मलेरिया रोग को कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ऐसे ही है मादा एडिस मच्छर डेंगू के वाहक का वायरस है। मादा एडिस जो मच्छर है वो डेंगू रोग को फैलाता है। अगर किसी व्यक्ति को मादा एडिस मच्छर काट ले तो उसको डेंगू नामक बुखार हो जाता है। इसलिए हमको मच्छरों से बचकर रहना चाहिए। डेंगू व मलेरिया की रोकथाम। मलेरिया रोग में क्या होता है, मलेरिया रोग में हमको बुखार हो जाता है और हमको तेज़ सर्दी लगती है। डेंगू व मलेरिया रोग की रोकथाम के उपाय किस प्रकार कर सकते हैं हम बच्चों? हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। जैसे हमारा कूलर है, कूलर को हफ्ते में एक बार नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, जिससे कि हमको उसमें जो मच्छर हैं, मच्छरों के लार्वे हैं, वो नहीं पनप रहे। अगर मच्छरों के लार्वे पनप जाएंगे तो उनसे क्या होते हैं, उनके जो अंडे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो विकसित हो जाएंगे और नए मच्छरों को जन्म दे देंगे। घरों के आसपास पुराने टायरों, पाइपों आदि में जल को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। अब हमारे जो घरों के आसपास पुराने टायर हैं, पाइप हैं, उनमें पानी को एकत्र नहीं होने देना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बारिश के मौसम में अधिकतर क्या होते हैं, हमारे आसपास के गड्ढों में पानी भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसमें क्या होते हैं, मच्छरों के लार्वा पनप जाते हैं, जिससे नए मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। कूलर एवं फूलदानों के पानी को नियमित अंतराल में बदलना चाहिए। कूलर और फूलदान होते हैं, उनके पानी को नियमित रूप से हफ्ते भर में उनको सफाई करनी चाहिए। आसपास के स्थानों को स्वच्छ व शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। आसपास के जो स्थान हैं उनको हम स्वच्छ एवं स्वस्थ रखकर, शुष्क रखकर, उनको साफ सुथरा रखकर हम मच्छरों से बच सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं आपको मानव रोगों के बारे में बताऊंगा और कौन से रोग कारक सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है, संचरण का तरीका क्या है, बचाव के उपाय क्या हैं।
सबसे पहले मानव रोग है क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव किसके द्वारा फैलता है? ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। संचरण का तरीका क्या है? वायु के द्वारा, हवा के माध्यम से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। बचाव के उपाय क्या हैं? रोगी व्यक्ति को दूर रखकर, रोगी व्यक्ति से दूर रहकर कर सकते हैं। जैसे रोगी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को भाई क्षय रोग है, टीबी है किसी व्यक्ति को, तो उसको भाई ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए और उसकी जो खान पान की चीज़ें हैं उनको भी अलग, बर्तन अलग, वस्त्र, उनके वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को, टीबी वाले, क्षय रोग वाले व्यक्ति को दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। दूसरा रोग है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है? व्यक्ति के शरीर पे दाने दाने से हो जाते हैं, लाल लाल दाने दाने से हो जाते हैं, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है। संचरण का तरीका क्या है? फैलने का तरीका क्या है? वायु या सीधे व्यक्ति से संपर्क द्वारा फैलता है ये। ऐसे में बचाव के उपाय क्या हैं? अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। जो रोगी व्यक्ति है, ऐसे उसमें दूसरे जो व्यक्ति हैं वो दूसरे व्यक्तियों को भी बीमार कर देगा, ऐसे में उसको अलग से दूर रखना चाहिए। तीसरा रोग है हमारा पोलियो। किसके द्वारा फैलता है पोलियो रोग? वायरस के द्वारा फैलता है। ये वायरस के द्वारा फैलता है। संचरण तक का तरीका क्या है? फैलने का तरीका क्या है? ये वायु के माध्यम से भी फैल सकता है, दूषित जल के माध्यम से भी फैल सकता है। रोकथाम के उपाय क्या हैं? बचाव के उपाय क्या हैं? रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे वस्त्र हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, उसके खान पान की चीज़ हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। समय पर टीकाकरण करा सकते हैं, उसको हम पोलियो की दवा पिलाकर उसको टीकाकरण, उसको दूर रोक सकते हैं, उसको हम पोलियो रोग को रोक सकते हैं। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है हैजा। जल भोजन के द्वारा फैलता है। ये दूषित जल है, दूषित भोजन जब हम करते हैं तो इसके माध्यम से फैलता है। ये फैलता क्या है? ये व्यक्ति, इसके बचाव के उपाय क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का उपयोग करके अपनाना चाहिए। हमें साफ व स्वच्छ जगह पर खाना खाना चाहिए, हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए, हमें ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए, हमें दूषित भोजन का उपयोग नहीं करना है। इस बीमारी से बचने में अगर हम दूषित भोजन का उपयोग करेंगे तो हमको क्या हो जाएंगे? उल्टी, दस्त वगैरह उल्टी दस्त हो जाएंगे, जो हमारे शरीर को क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये फैलता किसके द्वारा है? ये दूषित जल के द्वारा फैलता है। मेन कारण है इसका दूषित जल। जैसे बारिश के मौसम में क्या होते हैं, हमारे जो पाइप होते हैं, नली के माध्यम जो हमको पानी आता है वो कहीं से लीकेज हो जाती है, तो उसमें गंदा पानी मिल जाता है, जिसके माध्यम से हम उसको पानी को पीने के लिए भी काम में करते हैं, जिससे दूषित जल का आपको उपयोग नहीं करना है। अगर आपको इस बीमारी से बचाव का उपाय है तो आप क्या कर सकते हो? पानी को उबाल कर सकते हो, आप टीकाकरण द्वारा भी रोक सकते हैं। पेयजल, भली भांति पके भोजन, भली भांति पके हुए भोजन का सेवन करना चाहिए। उबला पेयजल का मतलब पानी को बॉईल करके, उबाल कर उसको उपयोग में लेना चाहिए, जिससे क्या, पानी को बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे तो उससे क्या होगा? पानी के जो अंदर जो जीवाणु हैं वो जीवाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमको टाइफाइड बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ तेजपाल बीसल पार्ट 2 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूँगा। थैंक यू।